नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व शब्द कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके सिद्धांत कौन हैं, इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं या जो व्यक्तित्व से रिलेटेड जो परीक्षण बनाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए व्यक्तित्व के प्रकार किस तरीके से डिवाइड किया गया है प्रकारों में व्यक्तित्व को, या व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। हमारे भारतीय आयुर्वेद ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला है कफ प्रधान व्यक्तित्व, दूसरा है पित्त प्रधान व्यक्तित्व, तीसरा है वात प्रधान व्यक्तित्व। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया है, कफ प्रधान व्यक्तित्व, पित्त प्रधान व्यक्तित्व और वात प्रधान व्यक्तित्व। 3 भागों में व्यक्तित्व को डिवाइड, जिनमें कफ की प्रधानता होती है। जिन व्यक्तियों में कफ की प्रधानता होती है वो प्रायः देखने में कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं और शरीर कैसा होता है, मोटा होता है ना। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले जो सुस्त हो, आलसी हो और शरीर की बनावट जो हो वो गोल मटोल हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे, कफ प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पित्त प्रधान व्यक्तित्व। पित्त प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत जो शरीर होता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है, यानी दुबले पतले होते हैं, कार्य में निपुण होते हैं, ठीक है, और चंचल स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। उसके बाद देखिए वात प्रधान व्यक्तित्व जिनका होता है, जिनके अंदर वात, वैसे हमारा जो शरीर है वो ये वात, पित्त और कफ तीनों के मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें जो चीज़ की प्रधानता हो जाएगी उसका व्यक्तित्व उसी तरीके का हो जाएगा। और एक चीज़ है कि जिस तत्व की ये वात, पित्त और कफ की बात की जा रही है, इसमें जिसकी भी अधिकता हो जाएगी वो हमारे व्यक्तित्व पर तो असर डालते हैं, साथ में हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं, उसी के अनुसार हमारा स्वास्थ्य भी हो जाता है। तो तीनों का वैसे बैलेंस होना ज़रूरी होता है। एक व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी इन तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, और दूसरा अगर एक स्वास्थ्य की नज़र से देखा जाए तो भी इनका बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहते हैं तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में जनरेट हो जाती हैं। तो जो वात प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, मध्यम शरीर के होते हैं, ना ज़्यादा दुबले ना ज़्यादा मोटे, और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ठीक है, और होते कैसे हैं, ऊर्जावान होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। तो भारतीय आयुर्वेद ने 3 भागों में डिवाइड किया है। उसके बाद देखते हैं भारतीय दर्शन ने व्यक्तित्व को डिवाइड किया है। इन्होंने भी भारतीय दर्शन के अनुसार भी व्यक्तित्व 3 प्रकार का है। पहला है सतोगुणी, दूसरा है रजोगुणी और तीसरा है तमोगुणी। सत्य, रज, तम, 3 प्रकार का व्यक्तित्व इन्होंने बताया है। जो सतोगुणी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, यानी जिनके लिए अध्यात्म ही सब कुछ हो, आत्मा परमात्मा, यानी उनका जीवन का लक्ष्य ही होता है मोक्ष प्राप्त करना या ईश्वर की प्राप्ति करना। तो आध्यात्मिक होते हैं, नैतिक गुणों वाले होते हैं, है ना। जितने भी आप देख लीजिए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद हैं आपके, ठीक है, तो ये लोग कैसे हैं, या राजा हरिश्चंद्र थे, ये कैसे थे, नैतिक गुणों वाले थे। इनके जीवन का जो मूल्य हैं वही सर्वोपरि। गांधी जी थे जिनका मेन उद्देश्य था अहिंसा परमो धर्मा, है ना। अहिंसा ही उनके जीवन का उद्देश्य था, और उससे रिलेटेड कई सारे जो गुण हैं वो, और जैसे सत्यवादिता जुड़ जाती है, परोपकारिता जुड़ जाती है, समाज सेवा जुड़ जाती है, ऐसे नैतिक गुण होते हैं ये। तो ये जिसके अंदर होते हैं वो कैसे व्यक्तित्व का होता है, सतोगुणी होता है, ठीक है। दूसरा था रजोगुणी। रजोगुण जिनके अंदर ज़्यादा होता था वो सत्ता पसंद थे। जैसे आज राजनीति में जो लोग हैं, पहले भी जो राजा होते थे जिनके पास बाहुबल ज़्यादा होता था, बलवान होते थे, ये लोग कैसे होते थे, बलवान होते थे। और ये जो ये सतोगुणी वाले होते थे, ये कैसे थे, मस्तिष्क से धनी होते थे, मस्तिष्क से धनी यानी विद्वान होते थे, ठीक है। ये कैसे होते थे,
बलवान होते थे, रजोगुण वाले, सत्ता पसंद होते थे, राजसी ठाट बाट इन्हें ज़्यादा पसंद होता था। तमोगुणी, ठीक है, क्रोधी टाइप के होते थे, तो क्रोधी होते थे, चिड़चिड़े होते थे और कैसे होते थे, आलसी। आज देखा जाए तो जो हमारा जो खान पान है वो इन चीज़ों को निर्धारित करता है। जो सात्विक भोजन करता है उसके अंदर आलस कम होता है, एक्टिव रहते हैं, मस्तिष्क जो है वो सही रहता है। जो रजोगुणी होते हैं, है ना, जो मसाले मिर्च वाला ज़्यादा भोजन करते हैं वो रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। शरीर तो हष्ट-पुष्ट रहता है, एक्टिव ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन मस्तिष्क उतना काम नहीं करता, शारीरिक बल ज़्यादा हो जाता है। तमोगुणी कौन होते हैं, जिन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, आलस हमेशा भरा रहता है उनके, और स्वभाव कैसा होता है, चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे भारतीय दर्शन ने 3 प्रकार से व्यक्तित्व का विभाजन किया था। आगे देख लीजिए, एक बहुत फेमस नाम है हिप्पोक्रेटस का। ये कौन है, एक ये यूनानी जो थे दार्शनिक थे, ठीक है, और इन्हें औषधि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कहाँ, यूनानी, कैसे थे, यूनानी थे, ठीक है। ये दार्शनिक भी थे और औषधि विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता था। कहाँ के थे, यूनान के थे। इन्होंने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, ठीक है। कितने प्रकार का बताया है, 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। इन्होंने कहा कि ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण जो होता है, इन्होंने कहा मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के द्रव जो हैं वही मानव के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले कि हिप्पोक्रेटस कौन थे, तो ये एक दार्शनिक भी थे और ये एक तरीके से इन्होंने औषधि विज्ञान का इनको जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो चिकित्सक भी थे, इसीलिए जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं उन लोगों को जब शपथ दिलाई जाती है तो इन्हीं की, हिप्पोक्रेटस की जो शपथ है वो दिलाई जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है या आपको खबर मिलती है तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कितना भी ज़रूरी है, उसको छोड़ करके आप पेशेंट को पहले देखेंगे। ये हर डॉक्टर को शपथ दिलाई जाती। वो किसकी शपथ थी, हिप्पोक्रेटस की ही थी, ठीक है। 3 इडियट में इसका आमिर खान जो है वो करीना कपूर को इस चीज़ याद दिलाते हैं। जब करीना कपूर कहती हैं कि नहीं मुझे इमरजेंसी है या मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, तब वो याद दिलाते कि याद करो तुम्हें जो शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। वो ये हिप्पोक्रेटस से ही संबंधित है। इन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, उन द्रवों से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। कौन द्रव बताए हैं, पहला इन्होंने बताया है पीला पित्त, ठीक है। 4 प्रकार के पित्त बता दिए, 4 प्रकार के द्रव बताए हैं। पहला है पीले पित्त वाला। जो व्यक्ति पीले पित्त वाला होगा वो कैसा होगा, क्रोधी होगा। कैसा होगा, क्रोधी होगा और तुनक मिजाज, जरा से में उसको गुस्सा आ जाती है। दूसरा बताया काला पित्त। क्या बताया, काला पित्त। काला पित्त वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दुखी और हमेशा अवसाद से ग्रसित रहते हैं, हमेशा टेंशन में ही बने रहते हैं, जो काले पित्त वाले होते हैं। तीसरा है रक्त पित्त, यानी लाल पित्त वाले जो होते हैं, ठीक है, या जिनके अंदर रक्त जो है वो अधिकता में पाया जाता है, वो लोग कैसे होते हैं, उत्साही होते हैं, यानी हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, वीर होते हैं, ठीक है, और खुश मिजाज, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहने वाले होते हैं। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का व्यक्तित्व यही उन्होंने बताया है रक्त पित्त वालों को। चौथा बताया है कफ, यानी श्लेष्म प्रकार के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शांत होते हैं और निष्क्रिय, अपने काम से काम, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये हिप्पोक्रेटस ने द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया है। अब हम लोग आएंगे मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और किसने डिवाइड किया है। देखिए, शारीरिक गुणों के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। एक हैं आपके सेल्डन महोदय और दूसरे हैं आपके क्रेचमर महोदय, ठीक है। सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं और क्रेचमर ने मुख्यतः 3 प्रकार बताए हैं, वैसे 4 प्रकार इनके उसमें बुक्सों में मिलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्रेचमर ने कितने प्रकार दिए हैं, मुख्यतः कितने प्रकार दिए हैं, तो 3 दिए हैं और एक बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इनके, क्योंकि वैसे कहा यही जाता कि दोनों ने 3 प्रकार दिए हैं, तो और दोनों के प्रकार मैच करते हुए हैं। तो देख लेते हैं, सेल्डन ने 3 प्रकार कौन बताए हैं। पहला बताया है
गोलाकार, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिक, है ना, गोलाकार। दूसरा बताया है आयताकार, जिसको हम लोग बोलते हैं मीसोमॉर्फिक। और तीसरा बताया है लंबकार, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, ये 3 प्रकार सेल्डन ने बताए हैं। देखो पहला जो है गोलाकार, जिनका गोलाकार व्यक्तित्व होता है वो कैसे होते हैं, तो ये दिखने में कैसे हैं, शरीर रचना के अनुसार बता रहे हैं। इन्होंने 4000 विद्यार्थियों का अध्ययन किया शरीर के हिसाब से, उसके बाद व्यक्तित्व का विभाजन किया था। तो उनका जो दिखने में गोल मटोल होते हैं, ठीक है, आराम पसंद होते हैं, इन्हें आराम बहुत पसंद होता है, भोजन के शौकीन बहुत होते हैं, तरह तरह के व्यंजन बहुत पसंद होते हैं, और ये कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, हंसमुख होते हैं, हंसमुख होते हैं, इनके दोस्त जो होते हैं बहुत होते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, गोलाकार व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इन्होंने बताया आयताकार। आयताकार व्यक्तित्व वाले देखो मजबूत शरीर वाले होते हैं, यानी इनकी मांसपेशियां जो होती हैं, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्रियाशील होते हैं ये लोग, है ना, एक्टिव होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, यानी कहीं भी, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपने देखा कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, कहीं बस कहीं पानी में गिर गई, या कहीं आग लग जाती है, या कहीं बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं आयताकार व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, यानी जो मजबूत शरीर वाले होते हैं, सबसे पहले वही कूदते हैं जाके वहाँ पे, तो जोखिम लेने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें खिलाड़ी होते हैं जो कैसे होते हैं, मांसपेशियों से मजबूत होते हैं। ठीक है, धावक होते हैं, और जितने भी एथलेटिक हैं आपके, जितने भी एथलेटिक्स के आते हैं, जैसे जो लंबी कूद वाले हैं, ऊंची कूद वाले हैं, भाला फेंकने वाले हैं, गोला फेंकने वाले, ये कैसे होते हैं, फिट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक तरीके से वो शरीर से कैसे होते हैं, फिट होते हैं, फिटनेस पे जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो कैसे व्यक्तित्व वाले होते हैं, आयताकार व्यक्तित्व के होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मीसोमॉर्फिक। ठीक है, तीसरा इन्होंने जो व्यक्तित्व बताया है वो क्या बताया है, लंबकार। लंबाकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, दुबले होते हैं और लंबे होते हैं, दुबले होते हैं, लंबे होते हैं, और स्वभाव कैसा होता है, संवेदी स्वभाव के होते हैं, यानी पता ही नहीं चलेगा कब गुस्सा है कब खुश हैं, संवेदी स्वभाव के होते हैं, फुर्तीले बहुत होते हैं, क्योंकि दुबले होते हैं तो फुर्तीले होते हैं, और एकांत प्रिय होते हैं, हमेशा अपने आप में मगन रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके जो मित्रों की संख्या होती है वो कम होती है। तो ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व सेल्डन ने बताए हैं, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, हाइट कम होती है, ठीक है, गोल मटोल होते हैं, आराम पसंद होते हैं, भोजन के शौकीन होते हैं, और सामाजिक बहुत होते हैं, इनके मित्र बहुत बनते हैं, बहुत जल्दी समाज में समायोजन कर लेते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। आयताकार व्यक्तित्व वाले यानी जो फिजिकल रूप से फिट होते हैं, जैसे खिलाड़ी हुए, धावक हुए, एथलेटिक्स हुए। ठीक है, उसके बाद लंबाकार व्यक्तित्व, इसमें दुबले लोग आते हैं, संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, पता नहीं कब नाराज कब खुश, फुर्तीले बहुत होते हैं क्योंकि शरीर दुबला होता है, एकांत प्रिय होते हैं, और मित्रों की संख्या कम होती है। अब देख लो क्रेचमर ने जो व्यक्तित्व का विभाजन किया है वो देख लेते हैं। क्रेचमर ने मुख्यतः 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, पहला गोलाकार, दूसरा लंबकाय, और तीसरा सुडौलकाय। ठीक है, पहला गोलकाय, लंबकाय और सुडौलकाय। गोलकाय को इन्होंने तंदुलित भी कहा है, तंदुलित कहा है, लंबकाय को क्रसकाय कहा है। ठीक है, और सुडौल को पुष्टकाय कहा है, और एक चौथा है जो बाद में जोड़ा गया है जिसको मिश्रित काय बोलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लोग कम मिलते हैं जिनमें ये तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हों। ठीक है, वो मिश्रित काय होते हैं जिन्हें डायप्लास्टिक बोलते हैं। अब देखो गोलाकार या तंदुलित, इसमें भी इनका गोलाकार व्यक्तित्व जो है क्रेचमर का, वो सेल्डन के गोलाकार व्यक्तित्व से मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, गोलाकार व्यक्तित्व वाले गोल मटोल होते हैं, आराम पसंद, भोजन के शौकीन, सामाजिक और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। उसके बाद इनका जो लंबकाय है, लंबकाय या क्रसकाय, ऐसे लंबे होते हैं, दुबले होते हैं, क्रसकाय यानी दुबले व्यक्तित्व वाले। तो ये सेल्डन का तीसरा जो प्रकार है उससे मैच करता है क्रेचमर का दूसरा प्रकार। ठीक है, उसके बाद सुडौलकाय या पुष्टकाय, तो ये सेल्डन के दूसरे प्रकार से मैच करता है। सुडौलकाय में एथलीट्स, आपके धावक खिलाड़ी सब आ जाते हैं, धावक खिलाड़ी यानी जिनका शरीर कैसा हो, फिट हो। ठीक है, और मिश्रित में ये सभी आ जाएंगे। लंबकाय में दुबले पतले लोग आते हैं, दुबले पतले लोग। ठीक है, गोलाकार में कैसे आते हैं,
गोल मटोल। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, कभी प्रकार ही पूछ ले, कभी पूछ लेगा इनका कौन सा प्रकार सेल्डन के कौन सा प्रकार से मैच करता हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शारीरिक गुणों के आधार पर डिवाइडेशन हुआ है। जुंग महोदय ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था। किसके आधार पर? सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था जुंग महोदय ने। जुंग कहें या युंग कहें, बात एक ही है। इन्होंने मुख्यतः 2 ही प्रकार का व्यक्तित्व बताया, लेकिन अब चलन में 3 प्रकार का हो गया, तो 3 प्रकार देख लेते हैं। अंतःमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। पहला अंतःमुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। किसने दिए हैं ये व्यक्तित्व? जुंग महोदय ने दिए हैं। ठीक है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, तो 3 प्रकार बताए हैं। कौन सा? अंतःमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। याद रखना है। देखो, अंतःमुखी व्यक्तित्व के लोग कौन होते हैं? जो विचार प्रधान होते हैं। सबसे पहले देखो, अंतःमुखी होते कौन हैं? जो स्वयं अपना विश्लेषण करते रहते हैं, या जो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते हैं, वो अंतःमुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। बहिर्मुखी कौन होते हैं? जो अपने विचारों और भावनाओं को तुरंत दूसरे के सामने कह देते हैं, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो अंतःमुखी व्यक्तित्व के लोगों की विशेषताएं देखो। सबसे पहला, विचार प्रधान। बहुत मतलब इनके अंदर विचारों की प्रधानता पाई जाती है। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा ये विश्लेषण और संश्लेषण करते हैं। ठीक है। भाव प्रधान, बहुत भावात्मक भी बहुत होते हैं। तर्क प्रधान, यानी अंदर अंदर ये तार्किक चिंतन करते हैं। चिंतन प्रधान है ना, बहुत किसी भी चीज को ज्यादा सोचते हैं। दिव्य दृष्टा, इसीलिए इनको एक शब्द दिया गया है, दिव्य दृष्टा। जैसे ये आगे भविष्य में होने वाली जो संभावनाएं होती हैं, जो खतरे होते हैं, उनका आइडिया बहुत जल्दी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकांत प्रिय होते हैं। ठीक है, ये भी एक होता है। ये कैसे होते हैं? एकांत प्रिय, एकांत प्रिय होते हैं, है ना, अपने आप से। तो जो व्यक्ति एकांत प्रिय होगा, वो सीधी सी बात है, किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को, किसी व्यक्ति को अच्छे से विश्लेषित कर पाएगा, और जो विश्लेषित कर पाएगा वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको दिव्य दृष्टा भी कहा गया है। तीसरा नेत्र नहीं है शंकर जी की तरीके से, लेकिन क्या है, इनका मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा चिंतनशील है, ज़्यादा तर्क करता है। ठीक है, ज़्यादा विचार प्रधान है, ज़्यादा भाव प्रधान है, इसलिए ये इनको दिव्य दृष्टा भी कहा गया। और ये कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। इनमें कौन आ जाता है? जैसे आपके दार्शनिक, आपके चित्रकार। ठीक है, इन्हें क्या होता है, ये कहीं गए, अगर इनको कहीं कोई वातावरण मिल गया चित्रकार को, तो अब किसी से कोई लेना देना नहीं, कहो जाए रिलेशन में, और कोई ऐसी चीज़, ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान दिख जाए, तो ये अपने वहीं कल्पना में खो जाते हैं। ठीक है, कल्पनाशील होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, कल्पनाशील होते हैं ये लोग, कल्पनाशील। ठीक है, दिव्य दृष्टा, आत्म केंद्रित होते हैं। और सुनो, समाज से इनका ज़्यादा संपर्क नहीं होता है, ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, इसलिए इनके मित्रों की संख्या कम होती है, खुशमिजाज नहीं होते हैं। इनमें कौन कौन आ जाता है? जैसे दार्शनिक आ जाते हैं, चित्रकार आ जाते हैं, वैज्ञानिक आ जाते हैं, और लेखक आ जाते हैं, कवि कहें, कवि भी आ जाते हैं। ठीक, अब आते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जो अपने विचारों को दूसरे के सामने आसानी से प्रकट कर देते हैं, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ये सबसे पहली विशेषता कि सामाजिक बहुत होते हैं। समाज ही इनके लिए सब कुछ होता है। समाज सेवा, समाज के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ठीक है, समाज की समस्याओं को अपना समस्या बना लेना। तार्किक होते हैं। ठीक है, तर्क वितर्क बहुत करते हैं। कार्य कुशल होते हैं। ठीक है, किसी ने कोई जिम्मेदारी दी, उसको तुरंत निभाएंगे, कार्य कुशल होते हैं। आशावादी बहुत होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं हमेशा, है ना। और इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, मित्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो गया। उसके बाद इसमें आपके जैसे वकील आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है? जैसे वकील, पत्रकार, उसके बाद वकील आ जाते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, और नेता, समाज सेवक, समाज सेवक, क्योंकि मुंह से धनी होते हैं ना, वाणी के धनी होते हैं। ठीक है, समाज सेवक आ जाते हैं।
उभयमुखी, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप। वैसे उभयमुखी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यक्तित्व दो ही प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी उभयमुखी आया है तो इसमें क्या होता है, ये दोनों गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वो उभयमुखी के अंतर्गत आता है। एक छोटी सी परिभाषा समझते हैं उभयमुखी की, कि जो समय और परिस्थिति के अनुसार ढलने में सक्षम हो, उसे उभयमुखी व्यक्तित्व का कहा जाता है। उसे उभयमुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। जैसे अध्यापक में तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। टीचर्स का पेशा इसके अंतर्गत आपके आता है। ठीक है, तो ये युंग या जुंग महोदय का वर्गीकरण है। 3 भागों में डिवाइड किया, अंतःमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्प्रेंगर महोदय का। देखिए, मूल्यों के आधार पर स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। किसके आधार पर वर्गीकरण किया है? मूल्यों के आधार पर किया है। इन्होंने कहा है पहला जो है इनका वो है सैद्धांतिक प्रकार, है ना, दूसरा आर्थिक प्रकार, तीसरा सामाजिक प्रकार, चौथा राजनैतिक प्रकार, पांचवा सौंदर्यात्मक या कलात्मक प्रकार कह सकते हैं, और छठा है धार्मिक या नैतिक प्रकार। ठीक है, देखो पहला प्रकार के जो व्यक्तित्व हो गए सैद्धांतिक प्रकार के, इनके लिए सिद्धांत यानी सिद्धांतवादी होते हैं। कैसे होते हैं? सिद्धांतवादी होते हैं। जैसे देख लो, जैसे हम लें हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र, इनका सिद्धांत क्या था कि ये सत्यवादी थे। कर्ण को लेते हैं, कर्ण कैसे था? दानवीर था। ठीक है, उसके बाद जैसे गांधी जी को लेते हैं, ये कैसे थे? ये भी सत्यवादी थे और अहिंसा प्रिय थे। सत्यवादी है, यानी इनके लिए इनके जीवन में सिद्धांत यानी सिद्धांतों के अनुसार ये जीते थे। इन्होंने जो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया है, जो सिद्धांत बना लिया है, उसी पे चलेंगे चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। तो पहला है सैद्धांतिक प्रकार। दूसरा है आर्थिक प्रकार, यानी जो धन को ही सब कुछ समझते हो, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ हो, वो आर्थिक प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सामाजिक, यानी जिन्हें समाज से ज़्यादा लेना देना हो, जैसे जो भी आपके समाज सेवी होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, वो सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। चौथा है राजनीतिक, यानी जो राजनीति में ज़्यादा एक्टिव हो, राजनीति के माध्यम से अपना व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, जैसे आपके नेता होते हैं या प्राचीन समय में जो राजा होते थे, उनके अंदर राजनीतिक गुण ज़्यादा होता है। अगला है सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व वाले लोग। इन्हें क्या है? ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं, यानी जो चीज़ हम लोगों के लिए बेकार होगी उसे देखकर ये खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं? सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व जिनका होता है वो कला प्रेमी होते हैं। ठीक है, संगीत प्रेमी होते हैं और प्रकृति प्रेमी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकृति प्रेमी। उसके बाद है धार्मिक प्रकार, जो या धार्मिक या नैतिकता जिनके अंदर अधिक होती है, वो धार्मिक प्रकार के या धार्मिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं। जो धर्म में, पूजा पाठ में, कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो धार्मिक प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। ये आपका स्प्रेंगर महोदय का वर्गीकरण है। मूल्यों के आधार पर इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, शील गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो 2 लोगों ने किया है। एक किया है आलपोर्ट महोदय ने और दूसरा किया है कैटल ने। किसने किया है? कैटल ने। 2 लोगों ने किया है। शील गुणों के आधार पर, शील गुण मतलब जो हमारे अंदर के जो आंतरिक गुण हैं वही शील गुण होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। ठीक है, शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है 2 लोगों ने। पहला है आलपोर्ट ने और दूसरा कैटल ने। ठीक है, 2 लोगों ने किया है। सबसे पहले हम लोग आलपोर्ट का वर्गीकरण देखते हैं। आलपोर्ट ने 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं। 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं। पहला है सामान्य शील गुण और दूसरा है विशिष्ट शील गुण।
पहला सामान्यशील गुण और दूसरा विशिष्टशील गुण। इन्होंने कहा जो सामान्यशील गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, सभी में होते हैं और लगभग सामान्य ही होते हैं, ठीक है। लेकिन विशिष्टशील गुण जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? व्यक्ति विशेष में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आगे समझ लेते हैं। दो प्रकार के शील गुण बताएं, सामान्यशील गुण और विशिष्टशील गुण। सामान्यशील गुण जन्मजात होते हैं और विशिष्टशील गुण जो होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं और कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनमें विशिष्टशील गुण पाए जाते हैं। विशिष्टशील गुण को इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। पहला प्रमुखशील गुण, दूसरा केंद्रीयशील गुण और तीसरा गौणशील गुण, ठीक है। पहला प्रमुखशील गुण, दूसरा केंद्रीयशील गुण और तीसरा गौणशील गुण। अब देखो प्रमुखशील गुण कौन होते हैं, यानी एक तरीके से जो सिद्धांतवादी होते हैं। नहीं, अभी हम लोगों ने आगे स्प्रेंगर महोदय का जो वर्गीकरण पढ़ा है उसमें था कि सैद्धांतिक आधार पर जिनके जीवन का एक सिद्धांत हो और कोई भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में वो अपने उस सिद्धांत से पीछे ना हटें, वो प्रमुखशील गुण के अंतर्गत आएंगे। यानी कोई एक शील गुण, मनुष्यों के अंदर बहुत से शील गुण होते हैं लेकिन कोई एक शील गुण विशिष्ट होता है और उसी को हम लोग प्रमुखशील गुण कहते हैं। जैसे ये क्या होता है? प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है। प्रमुखशील गुण जो होता है वो मनुष्य जो भी करे, चाहे अपना दैनिक जीवन का ही कोई कार्य कर रहा है, उठ रहा बैठ रहा है, समाज में जा रहा है, समाज से मिल रहा है, तो उसके व्यवहार में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कौन? प्रमुखशील गुण। जैसे महात्मा गांधी की अहिंसा, देखिए जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी उस टाइम आपके जो क्रांतिकारी थे तो अंग्रेज गवर्नमेंट से जब इनका टाई अप हुआ था, ठीक है, कि मतलब आप ये सब बंद करा दो तो मैं इनको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब ये खून खराबा ना हो, इसलिए इन्होंने जो आपके भगत सिंह थे और ये आपके भगत सिंह थे और जो जितने भी आपके क्रांतिकारी थे उनका टाई अप जो था, ये चाहते तो वो छूट जाते, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अहिंसा ही इनके जीवन का, या सत्यवादिता जो था, सत्यवादिता इनके जीवन का मुख्य सिद्धांत था। सत्यवादिता, है ना, ये झूठ नहीं बोल सकते थे। अंग्रेजों ने इनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया कि अगर आप एक इस तरीके का एक बयान दे दो तो मैं लोगों को, इन क्रांतिकारियों को छोड़ दूंगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, है ना, मैं हिंसा नहीं कर सकता हूँ। तो इनके प्रत्येक व्यवहार में कितने क्रांतिकारियों को फांसी हो गई, है ना, लेकिन ये क्या लगाए रखे थे कि हमें देश आज़ाद कराना है, वो भी अहिंसा के दम पर, ठीक है। अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, उनके प्रत्येक व्यवहार में अहिंसा दिखती थी। जैसे रावण में उसके हर व्यवहार से अहंकार झलकता था। वो जानता था कि हम भगवान राम से युद्ध करने जा रहे हैं, हम जिसको हरण करके लाए हैं वो स्वयं जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन फिर भी उसका जो व्यवहार था वो कैसा था? अहंकारी था, ठीक है। अगला कर्ण अपने दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। कर्ण से जब कवच कुंडल मांगे गए तो वो जानते थे कि यही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने दिए, ठीक है। अगला हरिश्चंद्र, सत्यवादिता के लिए और त्याग के लिए ये जाने जाते हैं, त्याग के लिए, ठीक है। ऋषि को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना राजपाट, पत्नी, बच्चे सब त्याग दिए थे, ठीक है, और अपने सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या है? इनका मुख्यशील गुण है, प्रमुखशील गुण है, जो इनके प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा कि प्रमुखशील गुण कौन होते हैं? जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन का जो सिद्धांत बना लेते हैं कि हमें इस अनुसार अपना जीवन जीना है, यानी हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें मतलब मेरे अंदर अहंकार जनरेट हो जाए तो हमारे हर व्यवहार में अहंकार दिखने लगे। दानवीर कर्ण जो थे वो दानवीरता के लिए जाने जाते हैं, हरिश्चंद्र सत्यवादिता और त्याग के लिए जाने जाते हैं। तो कोई भी परिस्थिति हो जाए लेकिन इनकी ये जो सिद्धांत है वो बदलना नहीं चाहिए, यही इनका प्रमुखशील गुण होता है। अब देखो केंद्रीयशील गुण क्या होता है। केंद्रीयशील गुण वो होते हैं जो कभी कभी दिखाई दें। कब दिखाई दें? कभी कभी दिखाई दें, जैसे शौर्य, साहस, बलिदान, ठीक है। अब जैसे महाराणा प्रताप थे, जब हमारे देश पे समस्या आई तब उनका शौर्य दिखाई दिया,
तब उनका साहस दिखाई दिया। रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने जो बलिदान दिया है ना, वो तब दिखाई दिया। तो ये चीज़, ये क्या जो केंद्रीय शील गुण होते हैं वो कभी कभी दिखाई देते हैं, यानी समय आने पर जब वैसी परिस्थिति आएगी तब ये गुण उभर कर आते हैं, जैसे शौर्य हुआ, साहस हुआ और बलिदान हुआ। उसके बाद तीसरे जो है वो गौड़ शील गुण होते हैं। इनको गौड़ की संख्या इसलिए दी गई क्योंकि ये कैसे रहते हैं, छिपे रहते हैं। कैसे रहते हैं, छिपे रहते हैं हमारे अंदर। जैसे वात्सल्य, प्रेम हुआ, हमारे अंदर छिपे रहते हैं। दया हमारे अंदर छिपे रहते हैं। परोपकार हमारे अंदर छिपी रहती है। जब समय आता है तभी उसकी अभिव्यक्ति होती है, वरना नहीं होती। इन्हें इसलिए इन्हें गौड़ शील गुणों के अंतर्गत रखा है। आलपोर्ट महोदय ने 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण जो होते हैं लगभग सभी में पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो विशिष्ट शील गुण होते हैं वो विशिष्ट व्यक्तियों में ही पाए जाते हैं, जिनके जीवन में अपना सिद्धांत, या आप चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे ग्रंथ उठा के देख लीजिए, दर्शन उठा के देख लीजिए, इतिहास उन्हीं ने रचा है। इतिहास के पन्नों में वही छपे हुए हैं, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, जिसने कुछ अलग किया होगा, जिसके अंदर कोई विशिष्ट शील गुण होगा, उसी को लोग याद करते हैं। वैसे विशिष्ट शील गुण सभी मनुष्यों में नहीं पाए जाते हैं, सभी मनुष्यों में सामान्य शील गुण ही पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कैटल का शील गुण का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कैटल ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का क्या वर्गीकरण दिया है, ठीक है। दोनों ने दिया था, आलपोर्ट ने और कैटल, दोनों लोगों ने। देखिए, कैटल महोदय ने 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं। पहला क्या बताया है, स्रोत शील गुण, स्रोत शील गुण, और दूसरा बताया है सतही शील गुण। 2 प्रकार के शील गुण बताए हैं कैटल महोदय ने। एक बताया है स्रोत शील गुण और दूसरा बताया है सतही शील गुण। स्रोत शील गुण क्या होता है, एक प्रमुख शील गुण, एक प्रमुख, जो आलपोर्ट ने बताया था प्रमुख शील गुण, एक प्रमुख शील गुण जिससे सतही शील गुण निकलते हैं, है ना। या स्रोत मतलब स्रोत, एक शील गुण से अनेक जो शील गुण निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत शील गुण। जैसे मान लो एक अहिंसा हुआ, अहिंसा प्रमुख शील गुण हुआ, प्रमुख। अब इससे जो है अहिंसा से सतही शील गुण निकलेंगे। जैसे वो अहिंसा के साथ में क्या निकला, सत्यवादिता, ये क्या हो गया, सतही शील गुण हो गया। क्या हो गया, सतही शील गुण हो गया। और ये कौन हो गया, स्रोत शील गुण हो गया। यानी इससे और क्या, सत्यवादिता निकलेगा, राष्ट्र प्रेम निकलेगा, त्याग निकलेगा, ठीक है। ये सतही शील गुण है और अहिंसा क्या है, स्रोत शील गुण है। जैसे एक और हम लोग ले लेते हैं, अहंकार ले लिया। जैसे रावण का जो है अहंकार था, अहंकार प्रमुख शील गुण हुआ, स्रोत शील गुण। इससे अन्य सतही शील गुण कौन निकलते हैं, अहंकार है तो इसमें क्या हो गया आपका, क्रोध हो गया, ठीक है, क्रूरता, अन्याय, अन्याय, अत्याचार, ये क्या हो गए, सतही शील गुण हो गए। सतही शील गुण। स्रोत शील गुण ये होता है जो एक प्रमुख शील गुण होता है उसे स्रोत शील गुण कहते हैं। और जिस एक प्रमुख शील गुण से अनेक सतही शील गुणों को का प्रमुख शील गुण से अनेक सतही शील गुणों का विकास होता है, या प्रमुख शील गुण से अनेक सतही शील गुण निकलते हैं, ठीक है। तो सतही शील गुण वही होते हैं जिनका उदय, सतही शील गुण कौन होते हैं, जिनका उदय स्रोत शील गुण से होता है, स्रोत शील गुण से होता है। समझ में आ गया होगा। स्रोत शील गुण कौन होता है, प्रमुख शील गुण होता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी प्रमुख, चाहे वो दानवीरता हो, चाहे वो सत्यवादिता हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो त्याग हो, ठीक है, चाहे वो सदाचार हो, ये प्रमुख शील गुण होते हैं। इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति आचरण करता है और उसके जो गुण निकलते हैं वो सतही शील गुण होते हैं। सतही शील गुण जो है वो कहाँ से विकसित होते हैं, स्रोत शील गुण से, ठीक है। स्रोत शील गुण क्या होता है, प्रमुख शील गुण होता है। इतना समझ में आ गया होगा। मनोवैज्ञानिक कैनन ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उन्होंने किसके आधार पर किया है, तो इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं।
किसके आधार पर बताए हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो इन्होंने बताया जो थायराइड ग्रंथि है, दूसरी पिट्यूटरी ग्रंथि है और तीसरी एड्रिनल ग्रंथि। सभी में होती है, ये सभी के अंदर ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो है इससे थायरेक्सिन नामक स्राव होता है, ठीक है, एक स्राव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरेक्सिन बोलते हैं। अब ये स्राव जो है वो अगर अधिक हो जाता है तो लोग कैसे हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं और मंदबुद्धि हो जाते हैं और आलसी टाइप के रहते हैं, सुस्त रहते हैं, ठीक है। और अगर इसका जो स्राव है वो कम और ज़्यादा होता तो उसके परिणाम अलग अलग आते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये भी व्यक्तित्व निर्धारण के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? अधिक स्राव हुआ तो लोग कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं और स्वभाव कैसा होता है? चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि है, इसका जब अधिक स्राव हो जाता है तो लोग कैसे हो जाते हैं? लाकू हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। और अगर इसका ये बैलेंस में रहती है तो लोग कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं, ठीक है, खुश मिजाज हो जाते हैं अगर बैलेंस में रहेगी। तो इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। पहला थायराइड ग्रंथि के आधार पर, दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि के आधार पर और तीसरा एड्रिनल ग्रंथि के आधार पर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? प्रश्न ऐसे आता है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किसके आधार पर बांटा है? तो चिंतन और कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर? चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है सूक्ष्म विचारक, दूसरा स्थूल विचारक और तीसरा प्रत्यय विचारक। देखो सूक्ष्म विचारक कौन होते हैं? जो किसी भी चीज का गहराई से अध्ययन करते हैं, यानी छोटी से छोटी चीज को भी वो देख लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म विचारक, यानी गहराई से चिंतन करने वाले, जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, तर्कशास्त्री, चित्रकार, ठीक है, ये लोग कैसे होते हैं? सूक्ष्म विचारक होते हैं। स्थूल विचारक यानी जो सामने वस्तुएं दिख रही हों उन पर रिसर्च करने वाले, जैसे इंजीनियर, इनको हम लोग मूर्त विचारक भी कह सकते हैं, मूर्त विचारक, ठीक है। इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए आपके, ठीक है, या जो भी आपके कला कौशल, जैसे काष्ठकार है या लोहे की जो वस्तुएं बनाते हैं वो हैं, ठीक है। जितने भी आपके कौशल आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्थूल विचारक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है प्रत्यय विचारक। प्रत्यय विचारक में देखो संकेत के आधार पर, संकेत या चिन्हों के आधार पर, संकेत या चिन्हों के आधार पर किसी चीज की रचना करने वाले, है ना, सिद्धांत की रचना करने वाले, विचार की रचना करने वाले, चिन्हों या संकेतों के आधार पर सिद्धांतों या विचारों की रचना करने वाले कौन होते हैं? स्थूल विचारक होते हैं। इसमें आपके वैज्ञानिक आते हैं, गणितज्ञ आते हैं, वकील आ जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार बताए हैं कल्पना के आधार पर, कल्पना और चिंतन के आधार पर। फिर आते हैं टर्मन महोदय, इन्होंने बुद्धि के आधार पर बताया है व्यक्तित्व। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लोग होते हैं, अति उत्कृष्ट होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, सामान्य होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं और मूर्ख होते हैं। इतने प्रकार के व्यक्तित्व के लोग समाज में दिखते हैं। एक है आपके मनोवैज्ञानिक वार्नर, उन्होंने बताया है व्यक्तित्व को कि जो स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होते हैं उनका व्यक्तित्व, अविकसित होते हैं, ठीक है, यानी जैसे जिनके अंग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं, पिछड़ा, जो कि मानसिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, मिर्गी रोगी, अंग भंग, ये वार्नर का है व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग भी समाज में दिखते हैं। तो ये व्यक्तित्व का विभाजन है। जो मुख्य विभाजन था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये शॉर्ट विभाजन है। इतना पूछ सकते हैं कि बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने दिया? तो टर्मन ने दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी थॉर्नडाइक का पूछ लेते हैं किसके आधार पर है, तो कल्पना और चिंतन के आधार पर, ठीक। तो आपको मेरे हिसाब से वीडियो हेल्पफुल लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।